मैं लवकेश है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो आपके प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करे थे, आपके टैलेंटेड बच्चे होते हैं या फिर जो समस्यात्मक बालक होते हैं जिनके प्रॉब्लम्स होते हैं, उन क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु निम्न में से क्या कदम उठाना चाहिए। मतलब जो बच्चे चोरी करते हैं उनके लिए आप क्या करोगे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है, बालकों में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास हो। दूसरा ऑप्शन है, बालकों को उचित तथा अनुचित के बीच अंतर बताना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, बालकों को बताना चाहिए कि चोरी एक सामाजिक बुराई है। ठीक है ना। और फोर्थ ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। देखो, आप ये बोलोगे बच्चे से कि आप तीनों ही चीज़ करोगे, शुरू के ए बी सी तीन जो जो ऑप्शन है, कि आप बच्चे को उससे बोलो कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। मतलब अगर यदि आपको दुकान पर या कोई शॉप है या कोई रेहड़ी है और आपको कुछ खाने का मन कर रहा है या कुछ चीज़ दुकान से उठाने का मन कर रहा है, आपको अच्छी लग रही है, तो आप उसको ऐसे ही नहीं ले सकते, ऐसे ही नहीं उठा सकते बिना दुकानदार के परमिशन के। ठीक है, आपको कुछ पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ पर आपको काबू रखना है, अपने हाथ पर, अपने इमोशंस पर, कि आपको कि आप ना उठाए उस चीज़ को। दूसरा ऑप्शन है, बालकों को उचित और अनुचित के बीच अंतर बताना चाहिए, कि ये चीज़ गलत है। आपको ये बताना है कि सभी लोग यदि कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई चीज़ दुकान से लेते हैं तो उसके लिए वो कुछ पे करते हैं, तो ये चीज़ तो एक तरीका सही है। और यदि आप बिना पूछे उस बंदे की निगाह से छुप कर या बच कर किसी चीज़ को उठा के अपने पास रख लेते हो, दुखा लेते हो, छुपा लेते हो, तो वो चीज़ गलत है। तो आपको इस तरीके से दोनों चीज़ों में अंतर बताना है। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चे को ये बताएं कि एक सामाजिक बुराई है, कि एक बुरी आदत है, क्योंकि छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ों की तरफ बच्चा अग्रसर होता है, ठीक है ना, आगे की तरफ बढ़ता है चोरी करने के लिए। आज वो दुकान से कुछ छोटी चीज़ें उठा रहा है जो दुकानदार को नहीं नजर आ रही, आगे चल के वो बड़ी चीज़ें भी चोरी कर सकता है। तो आपको ये बताना है कि इसका एक सामाजिक बुराई है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः बालक जल्दी क्रोधित होता है, कारण। अब बच्चे जल्दी जो है गुस्से में क्यों आ जाते हैं, आपको उसका रीज़न बताना है। पहला है, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा। बिल्कुल ठीक, जब आप किसी काम को करते हो बार बार, है ना, चाहे आपका प्रोसेस या चाहे आपके जो स्टेप्स गलत हो सकते हैं उस काम को करने के, चाहे वो क्वेश्चन हो या कोई बिहेवियर वर्क हो, ठीक है ना, कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे सामने वाला आपके बिहेवियर को एक्सेप्ट करे, है ना, और आपके प्रपोजल को ठुकराए ना, लेकिन कहीं ना कहीं यदि बाधा आती है तो आप गुस्सा होते हो इस चीज़ से। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, किसी विशेष स्थान पर जाने से उन्हें मना करना। बच्चे जिद्दी होते हैं और वो चाहते हैं कि जिस जगह में जाने के लिए मना किया गया, एक बार देखना चाहते हो कि हमें ऐसा क्यों मना किया गया, ऐसा क्या चीज़ है जो हमें पता ना चले या हमारे लिए बेकार है, बुरी है। तो ये भी रीज़न हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है, किसी बात से निराश होना। अब बच्चा किसी बात से निराश भी हो सकता है, इसलिए निराशा के बाद बच्चे में गुस्सा आती है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे किसी चीज़ को चाहते हैं तो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, एक टाइम पर शायद रोने भी लगते हैं। लेकिन जब वो ज़्यादा ही रो लेते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो वो तेज तेज चिल्लाते हैं, मतलब अपनी बात को ऊपर रखने के लिए तेज चिल्लाते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन है, अस्वस्थ होना, बीमारी के कारण या फिर मतलब हेल्थी नहीं है बच्चा किसी कारण से, तो तब भी बच्चे में गुस्सा आ सकता है। आपने देखा होगा कि जो पेशेंट होते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, नहीं बोला जाता कि बीमारी के कारण इनका बिहेवियर चिड़चिड़ा हो रहा है, तो इन्हें सख्त आराम मिल जाता है, कुछ इस तरीके से ऐसा बोला जाता है। और ये बात भी फैक्ट है ये, जो बच्चा या व्यक्ति बीमार होता है वो उसका बिहेवियर बहुत हद तक चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर ए बी और सी और डी दे रखा है, बी और डी दे रखा है, तो यहाँ पर जो तीनों चारों ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी बालक कौन होते हैं, आपको बताना है अपराधी बच्चे कौन होते हैं। तो पहला ऑप्शन है, जो असामाजिक कार्य करते हैं। बिल्कुल, असामाजिक कार्य कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकता है, किसी को गलत बोलना, गाली देना हो सकता है, किसी को बिना बात के मारना हो सकता है, ठीक है, कुछ ऐसा बिहेवियर करना जिससे सामाजिक रूप से जो सोसाइटी में वो रह रहा है वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, तो असामाजिक कार्य कुछ भी हो सकता है। तो ये तो ऑप्शन है। दूसरा है, जो शिक्षक के लिए सिर दर्द हो। नहीं, बच्चे ऐसा नहीं मतलब ऐसा नहीं होता। थर्ड ऑप्शन है, जो कक्षा में अव्वल आते हैं। ये भी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है। जरूरी थोड़ी कि जो समाज में रहना पसंद नहीं करता वो असामाजिक है। भाई, रीजन हो सकता है, कोई बंदा अकेला रहना इंट्रोवर्ट है, वो अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाल अपराध वर्तमान समय की प्रमुख समस्या बनती जा रही है। आपने देखा होगा कि जो आजकल जो चोरी या फिर जो लूटपाट या जो भी क्राइम हो रहे हैं, वो मोस्टली आपके जो 18 से जो 25 के बीच में या फिर जो टीनेजर होते हैं, जो 18 के भी नहीं होते, वो बच्चे करते हैं, ठीक है ना? जो आजकल जो देखा जा रहा है सोसाइटी में या समाज में आप जो देख रहे हो, आजकल दिन प्रतिदिन बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। इसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, तो आप बता सकते हो? यहाँ पर पारिवारिक कारण भी हो सकता है कि कोई बच्चा चोरी नहीं करना चाहता था, मतलब चोरी नहीं करना चाहता था, और एक टाइम ऐसा आया कि उसे एक बार चोरी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। उसके सारे जो रास्ते खत्म, मतलब बंद हो, उसे कोई चारा नजर नहीं आया चोरी के सिवा, तो उसने चोरी करी। ये फिर उसने अगली बार भी करा, और इस तरह से ये उसकी जो चोरी करने की जो आदत है उसके बिहेवियर में डेवलप हो गई। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा अपना ऑप्शन है सामाजिक कारण। सामाजिक रूप से जिस बच्चे को या फिर जिस व्यक्ति को नीचे दिखाया जाता है, उसकी अवहेलना की जाती है, ठीक है ना, वो भी समाज से दुखी होकर या फिर समाज से नाराज होकर अपराध करने लग सकता है। ये भी कारण है एक। तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक भी हो सकता है जो मेंटली आपका स्टेबल ना हो, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक भी रिपीट हो गया क्या? फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक कारक। हाँ, ये दो बार ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपके जो सारे ऑप्शन है ए और बी, ए दूसरा ऑप्शन है बी, सी और डी, थर्ड ऑप्शन है आपका सी और डी। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध को रोकने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? अब आप बताइए कि जो बच्चे जो अपराध कर रहे हैं उनकी उन्हें रोकने के लिए किसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है? केवल सरकार की? देखो, सरकार भी कदम उठा रही है। थर्ड ऑप्शन, ये ऑप्शन आगे पीछे हो गया। पहला ऑप्शन है केवल माता पिता की। माता पिता की भी होती है, लेकिन केवल नहीं कह सकते क्योंकि सरकार की भी है, और केवल सरकार की भी नहीं है। और सेकंड ऑप्शन है केवल शिक्षक की, ये सिर्फ टीचर्स की ही नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है, मतलब नहीं है, मतलब जो बच्चा बुद्धिमान नहीं है आपको उसके लक्षण बताने। पहला है, वह जो लंबी निबंधों को जो बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। और देखो, रटने की क्षमता रखता है ये तो कोई बच्चा कर सकता है, ठीक है ना। एवरेज बच्चा भी रटने, क्या पता किसी एवरेज बच्चे की जो रटने की जो क्षमता है वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो क्या होता है बुद्धिमान बच्चे की भी हो। तो ये ऑप्शन आपका डाउटफुल है, वैसे आंसर ये होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है आपका, वह जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो। कोई एवरेज बच्चा, ये जरूरी नहीं है कि हर एवरेज बच्चा या फिर हर टैलेंटेड बच्चा, हर एवरेज बच्चा अपनी बात को हर जगह एक अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने परोस सके, सामने वाले के सामने रख सके, ठीक है ना। इंटरव्यू इसलिए दिए जाते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं या फिर जो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं या कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन तो है प्रतिभाशाली बच्चे की जो क्वालिटी है वह जो। तीसरा ऑप्शन है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। अमूर्त रूप से भी सोचने वाला प्रतिभाशाली हो सकता है। अब फोर्थ ऑप्शन है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका फोर्थ ऑप्शन। वैसे अगर देखा जाए तो आपकी डेली लाइफ में आप ये देखोगे, यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप कहीं जॉब छोड़कर किसी और जगह किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब देते हैं, तो आपको वहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी व्यक्ति के लिए कि वो किस तरीके से अपने आप को समायोजित कर पाते हैं हर सिचुएशन में, हर एनवायरनमेंट में, हर कंडीशन में, ठीक है। आपका अपने आप को एडजस्ट करने की जो ये एबिलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, क्योंकि इसमें रटने वाली बात की गई है। रटने वाली बात तो आपका जो एवरेज बच्चा है या एवरेज से थोड़ा जो बिलो है, कम है, वो भी रटने की क्षमता, उसकी भी रटने की क्षमता अच्छी हो सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चे एवरेज से कम होते हैं वो पेपर से कुछ टाइम पहले पढ़ते हैं, रखते हैं, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन से उठाते हैं, पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन उनका जो कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है वो हमेशा कम रहती है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ठीक है। नहीं पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, और सब सही है, और सब प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता या बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने या पर्सनल उत्तर के अवसर पर उपलब्ध कराना। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना। और फोर्थ ऑप्शन है परीक्षण में अच्छे के लिए शिक्षार्थी की कोचिंग करेंगे। कोचिंग तो नहीं होगा,
है ना। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है, अच्छी शिक्षा के मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ये भी नहीं है। और थर्ड ऑप्शन है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। हम उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल नहीं लिखेंगे, हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पर बल देंगे, ठीक है ना। तो जो सेकंड ऑप्शन बचता है आपका वही सही है। यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर जात प्रतिभाव का पोषण करने प्रसन्न करने के अवसर उपलब्ध कराना है, कि जो बच्चे में जो अंदर जो स्किल जो छुपी बैठी है, जो बच्चे को खुद नहीं पता, आपको उस स्किल को बाहर निकालना, ठीक है ना, उसको इम्प्रूव करना है, यदि आपको पता भी चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या अधिगम निर्योग अधिगम निर्योग्य कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ऐसी सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ पर ठीक है। जो प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट होते हैं, उनको जिस तरह की नॉलेज या उनको जिस तरह का जो ज्ञान चाहिए होता है, वो स्कूल द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया जाता। कई बार ये देखा गया कि वो बच्चे की जो प्रतिभा, जो उसकी जो स्किल है, जो उसकी जो इंटेलिजेंस है, वो उस लेवल की नहीं हो पाती जिस लेवल की उसको होना चाहिए। जैसे यदि कोई बच्चा 6 क्लास का है और वो 8 क्लास तक का मैथ या इंग्लिश या 8 क्लास तक की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेता है, तो 6 क्लास में वो अपने आप को बोर फील करेगा, और ये उसका जो डेवलपमेंट, जो उसकी स्किल है जिस भी फील्ड में है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। तो किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है देखते हैं। मनोसामाजिक कारकों के कारण, दूसरा अनुवांशिक रचना के कारण, तीसरा वातावरण अभिप्रेरणा के कारण। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका 4, 2 और 3 का संयोजन अनुवांशिकता के कारण भी हो सकती है और वातावरण अभिप्रेरणा के कारण भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक, फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसे प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। तो पहला ऑप्शन है, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनाओं के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, अपनी बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क के शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है, मतलब क्या ठीक है, यहाँ पर जो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन, और वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है, ये हो सकता है लेकिन डाउटफुल है। दूसरा ऑप्शन है, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, नहीं। फोर्थ ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रभावपूर्ण व्याख्या मौलिकता और लचीलापन डैश संबंधी तत्व है। तो किसके तत्व हैं, प्रतिभा के, अपसाय चिंतन के, गुणों के या तवरण के। तो यहाँ पर आपका प्रतिभा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो अधिक समय देने के लिए कहा जाता है किसके लिए, श्रवण के लिए गलत, समझ के लिए भी गलत, फोर्थ ऑप्शन का विश्लेषण के लिए नहीं, सृजनात्मकता के लिए को सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है। टीचर्स के पर्सपेक्टिव से आपको बताना है, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, ठीक है। तो ये तो होनी चाहिए, उच्च योग्यता हो, सृजनात्मकता भी, क्रिएटिविटी भी ज़्यादा, और उच्च वचनबद्धता भी हो, ठीक है, अपनी बातों पर खड़ा रहे। दूसरा ऑप्शन है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, गलत। उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, गलत। उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, इसमें क्षमता है तो गलत, इसमें क्षमता का गलत, उच्च क्षमता गलत। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका उच्च आत्म क्षमता हो सकता है। दूसरा है निम्न औषधीय मस्तिष्क प्रक्रिया, गलत। उच्च औषधीय मानसिक प्रक्रिया हो सकती है लेकिन निम्न नहीं हो सकती। थोड़ा तो यही पूछा था, तो ये ठीक है आपका। जो गलत पूछा है, गलत मतलब ये है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सर्जनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, ठीक है। एक्टिव लर्नर तभी होगा बच्चा जब वो खुद किसी क्रिएटिव वर्क में मतलब परफॉर्मेंस करेगा या फिर उसमें वर्क करेगा। तो शिक्षक की डांट से बचने के लिए, गलत। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, गलत। अपनी रुचि से, और चौथा पुरस्कार के लिए। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है? तो आपको बताना है योग्यता कौन सी है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करते हैं और ऊब जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया था कि ये जो बच्चा प्रतिभाशाली होता है, यदि चूंकि ये प्रतिभाशाली बच्चा और उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है या और उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है किसी भी स्किल में या सभी स्किल में, भी आप बोल सकते हो मल्टी टैलेंटेड, और उसके लेवल की जो है उसे नॉलेज नहीं मिल रही क्लास में, तो वो बोर फील करेगा, ठीक है ना। वो जो काम सभी बच्चे बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं, ठीक है ना, उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रतिभाशाली बच्चा मिनटों में कर देगा उस काम को बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई चुनौतीपूर्ण वर्क नहीं है वो, इसलिए वो ऊब जाएगा, ठीक है ना, क्लास में, और कम प्रेरित अनुभव करेगा क्योंकि उसको चुनौतीपूर्ण और मोटिवेशनल कुछ ऐसा करना है जिससे उसका ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्क करे, ठीक है। तो यही ऑप्शन पहला ठीक है, और तीनों लास्ट के तीनों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज इस वीडियो में हमने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के और कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। मैं डेली इसी तरह के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CTET हो, KVS है, कोई भी टीचिंग एग्जाम जिसमें आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में, चाहे वो आपका स्टेट टेट हो, चाहे वो DSSB का हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।